तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा है कि कैसे 14 प्रिंस में से कोई एक हो सकता है हमारा बियन नेटेरो का सन। तो चलिए ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड प्रिंस को पता लग गया था कि अगर वो वॉबल और टोबेपा लास्ट तक बचे तो वॉबल और टोबेपा अपना क्लेम थ्रोन पर नहीं देने वाले, मतलब कि वो जीत जाएगा। और उसे ये रीजनेबल लग रहा था, लेकिन उसको ये डाउट भी था कि ये वैलिड होगा कि नहीं सक्सेशन कंटेस्ट के लिए। और वह यहाँ पे ये भी सोच रहा था कि गार्डियन सीक्रेट बीस्ट का जो दिया हुआ कॉइन है उसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा। टोबेपा वोबल के साथ अलायंस करके खुश है यहाँ पे। वो उम्मीद करती है कि रियान अब ज़्यादा धन देगा। आफ्टर फॉर्मिंग दिस पैक्ट विद कुरापिका उसका गार्डियन सीक्रेट बीस्ट अपीयर होता है और रियान को लगता है कि शायद गार्डियन सीक्रेट बीस्ट एक कंडीशनल टाइप है। बेंजामिन का बॉडीगार्ड सोचता है उनके आर्मी द्वारा बनाए गए अलग अलग टाइप्स ऑफ WMDs के बारे में, जिसमें से एक है TSK-17। वेल देयर यू गो। अगर ये 30 सेकंड के अंदर इनहेल कर लिया जाए तो ये रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और इन्फेक्टेड इंसान के मल्टीपल ऑर्गन्स फेल कर जाता है और वो आधे दिन के अंदर मर जाता है। और साइड इफेक्ट में ये ड्रग बॉडी को डिकम्पोज कर देता है, इसलिए बाद में कोई एविडेंस भी नहीं मिलता, मतलब ऑटोप्सी में भी कुछ भी नहीं दिखेगा। ये बेसिकली एक परफेक्ट साइलेंट किलर है और इसी के साथ वो प्लान कर रहा होता है कि इसका यूज करके वो प्रिंस हाकेनबर्ग को कंटेस्ट सीरियस कर देगा। मीनवाइल यहाँ पे सराइडनी को हम लोग देखते हैं जो कि अब 10 सेकंड के अंदर जेट्सू के अंदर एंटर कर सकता है और उसका बॉडी का साल्को, जो कि हमें पता चल जाता है कि जेट्सू यूज कर सकता है बर्थ के वक्त से ही, जो कंफर्म करता है कि वो बियॉन्ड के ऑफरिंग में से एक है। सराइडनिक की एबिलिटी और उसके जीनियस इंटेलेक्ट को देख के वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। थेटा को डाउट है कि उसने जेट्सू में एक नैन एबिलिटी यूज़ की थी। अब सराइडनिक का दूसरा नैन बिस्ट के ऊपर हमें 666 का मार्क दिखाया जाता है जो दूसरे गार्डियन बिस्ट से अलग है। साल्को को लगता है कि सराइडनिक का नैन बिस्ट एनर्जी स्टोर करता है जब वो नॉर्मल स्टेट में होता है, लेकिन जब वो जेट्सू में एंटर होता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है और अपने एबिलिटी यूज़ करता है। ऑफकोर्स ये सिर्फ एक थियरी है। वैलेंटाइन यहाँ पे सराइडनिक को अलर्ट करता है कि प्रिंस बेंजामिन को भी मेलोडी चाहिए और यहाँ पे सराइडनिक ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि उसे थॉट्स पता करना है बाकी के लोगों के। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फुगेट्सु के बैग के ऊपर एक नया मार्क है जो वहाँ पे पहले नहीं था। मेलोडी कहती है कि एक नैन मार्क है और अगर फुगेट्सु अपनी एबिलिटी यूज करे तो 2 डोर्स अपीयर हो जाएंगे, लेकिन उनमें से एक डोर सही होगा और दूसरा डोर यहाँ पे एनिमी का ट्रैप होगा। और वो यहाँ पे स्पीच एड करता है लाजरस का गार्डियन सीक्रेट बिस्ट को और फिर तीनों डिस्कस करते हैं कि कैसे लाजरस से यहाँ पे उन लोगों को डील करना है। काचो यहाँ पे कहती है कि फुगेट्सु ये टेस्ट कर रही थी कि वो अपनी एबिलिटी को कितना दूर तक ले जा सकती है और अब वो शिप से बाहर किसी लोकेशन तक नहीं जा सकती जब तक वो फिजिकली वहाँ पर पहले से ना हो। प्लान ये है कि मेलोडी अपना म्यूजिक बजाएगी, लाजरस आउट ऑफ हिट हो जाएगा, काइसर बॉडी को टनल से लेकर लाइफ बोट तक पहुंचाएगा और इफेक्टिवली उसे हटा देगा। जैसे काइसर ने कहा उसके पास एक परफेक्ट अलाबाई होगा। उसके वर्ड्स में प्रिंस ने एक ओवरडोज ऑफ ड्रग्स ले लिया और शिप से भागने की कोशिश की और करते करते उसको एक हार्ट अटैक आ गया और यही उनका प्लान है। प्रॉब्लम यही है कि उनमें से एक डोर क्रिएट करना होगा लाजरस के एस्टेट के अंदर, जिसमें फुगेट्सु को पहले वहां जाना पड़ेगा ताकि वो डोर मैनिफेस्ट कर पाए। इसके लिए उन्हें किसी प्रिंस के एस्टेट में एंटर होने का रीजन चाहिए। काइसर सजेस्ट करता है कि वो एक लेटर प्रेजेंट करेगा एज द लास्ट विल ऑफ डिसेड प्रिंसेस कोचो और इंश्योर करेगा कि वो सेफ है। ऐसा करने से ना सिर्फ उन्हें एक्सेस मिल जाएगा दूसरे प्रिंस के एस्टेट में, बल्कि उन्हें कुछ गुडविल भी मिलेगा और फुगेट्सु को एक अच्छा अलाबाई मिलेगा बिना किसी गलती के। अब मेलोडी ये सोच रही हो कि ही इज गोइंग टू सच अ लैंड टू डू ऑल दिस, और काइसर क्लेम करता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये सही चीज़ है और अगर वो दुनिया में कुछ फ़र्क ला सकता है। यहाँ पे काइसर, मेलोडी और जस्टिस ब्यूरो फिर 101 में एंटर करते हैं और वो काचो को फेयरवेल लेटर डिलीवर करता है प्रिंस बेंजामिन को। बेंजामिन से मिलने से पहले वो पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहता है सर्टेनली। और ये एक्चुअली में काफ़ी स्वीट मोमेंट है बेंजामिन का अपने छोटी बहन के साथ होता है। जब फुगेट्सु बेंजामिन के पास होता है उसका गार्डियन सीक्रेट बिस्ट चिल्ला पड़ता है जो टेम्पररी फुगेट्सु के स्पिरिट को वेनिश कर देता है। अब काइसन को पूरा यकीन है कि बेंजामिन किसी अपॉर्चुनिटी मूवमेंट पर स्पेशल मार्शल लॉ का यूज़ करेगा ताकि वो अपने लिए एडवांटेज ले सके। और उसके बाद फुगेट्सु अपने लेटर टाइसन, ट्यूबेपा और लाजरस को डिलीवर करती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जस्टिस मिनिस्ट्री से लीक होती है। ये सब कुछ दूसरे प्रिंस के रिलेशन को भी शेकअप करने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर लाजरस यही कहता है कि काचो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सराइडनिक थ्रोन तक पहुंचे, लेकिन लाजरस को इस बात का यकीन नहीं है और उसे यहाँ पे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो शक करता है कि उसे फोर्थ प्रिंस के खिलाफ पीट करना चाहता है। और यहाँ पे अपना बास फुगेट्सु के अराउंड देख लेता है तो उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करेगा। वो एक को लिखता है और स्पिरिट को एटलीस्ट टेम्पररी डिस्पेल कर देता है। ये स्पिरिट कम्प्लीटली खत्म नहीं होती, लेकिन ये बस की नैन एबिलिटी को दिखाता है हम लोगों को। अब वेडनेसडे 11th डे हो चुका है और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। चाहे लाजरस कल्पिट हो या ना हो, काचो अब जल्दी से मूव ऑन करना चाहती है। प्लान के मुताबिक मेलोडी अपना अरीना प्ले करने लगी
तभी लाज़रस को सबड्यू किया जा सके। काइसर फिर लाज़रस के बॉडी को टनल के थ्रू लेके बोट्स तक ले जाएगा और वही उसका डिस्पोजल करेगा। मेलोडी फिर कहती है कि पहले एक रमलिंग हुई थी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के ऊपर और वही रमलिंग वाली जगह पे अभी प्रिंस हाकेनबर्ग है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि बेंजामिन का बॉडीगार्ड हाकेनबर्ग को उस ड्रग का यूज़ करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है कि उसने वो ड्रग ऑलरेडी हाकेनबर्ग पे यूज़ कर दिया है, और अगर हाँ तो क्या हाकेनबर्ग ने खुद को डिफेंड किया, और अगर उसने डिफेंड कर लिया तो वो अब उस बॉडीगार्ड की पोजीशन में आ चुका है और वो इजीली फर्स्ट बेस बेंजामिन को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है यहाँ पे। अब जो सारे लेटर प्रिंस को दिए गए थे वो सब अलग अलग थे। बेंजामिन का लेटर सीक्रेट्स के बारे में था, सारा निक का क्राइम्स के बारे में, और हाकेनबर्ग का उसके बर्थ के सच के बारे में। अब पहले के चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि एक प्रिंस बियॉन्ड नेटेरो का प्रिंस भी हो सकता है, तो क्या वो प्रिंस हो सकता है हाकेनबर्ग? ये तो हमें आने वाले चैप्टर में पता चल ही जाएगा। और फाइनल चैप्टर का एंड होता है जहाँ पे मेलोडी कहती है कि जब तक सक्सेशन कंटेस्ट चालू है कोई भी प्रिंस इस स्कूल से एस्केप नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि प्रिंस सेक्रीफाइस बने। उसने कुरापिका को एक नोट भेजा और कह रही है कि प्लीज़ कम अप विद अ प्लान। और चैप्टर की आखिरी लाइन्स हमारे लिए छूटती है, प्लीज कवर द की टू द एंडिंग ऑफ सक्सेशन कंटेस्ट। तो दोस्तों यही था हंटर हंटर का चैप्टर 402। अगर आपको ये चैप्टर अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही नए नए हंटर एक्स हंटर के वीडियो अब तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।